पुलिस स्टेशन में एक 25-26 साल की लड़की दाखिल हुई। इस लड़की का नाम बॉबी था और ये फ्रांसिस की छोटी बहन थी। उसकी नज़र जिमी और पार्कर पर पड़ी और वो उनकी तरफ बढ़ी। सर, ये फ्रांसिस की छोटी बहन बॉबी है। हेलो बॉबी, सॉरी तुम्हें इन हालात में पुलिस स्टेशन बुलाना पड़ा। सर, कुछ पता चला? मेरे भाई का मर्डर किसने किया? नहीं, हम छानबीन कर रहे हैं। क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी सर। क्या फ्रांसिस की किसी से दुश्मनी थी? नहीं सर, अगर कोई दुश्मन होगा तो मैं इसके बारे में नहीं जानती। तुमने आखिरी बार फ्रांसिस को कब देखा? कल रात को, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड रीटा से मिलने जा रहा था। वो बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा कि जल्द उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। तुमने उससे पूछा कि ये पैसे कहाँ से आने वाले थे? हाँ सर, अब मैं जल्दी में हूँ, ये कहकर उसने बात टाल दी। ये रीटा कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? वो फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड है सर। दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। क्या तुम रीटा का पता जानती हो? हाँ सर, वो किसी जेसन एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी में काम करती है। दिल्ली से एक बस जनकपुरी के रास्ते पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बस में बैठा डोंगा बहुत खुश था। बस चंद घंटों की बात थी और वो अपने गुरु तांत्रिक रक्तांबर के सामने होगा। डोंगा का गुरु तांत्रिक रक्तांबर तिहाड़ की जेल में था। वो गुरु बाबा का वंशज था जिसने 100 सालों पहले ग्रेसी को डायन बनाया था। रक्तांबर बड़गांव की डायन के बारे में सब कुछ जानता था। 1 साल पहले बड़गांव की डायन को अपने वश में करने के लिए उसने 2 लड़कियों की बलि चढ़ाई थी। जब वो तीसरी और आखिरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तब वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने उसे घेर लिया। उसने झूठी दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जनकपुरी के बस स्टैंड पर उतरकर डोंगा अब टैक्सी में तिहाड़ जेल की तरफ जा रहा था। उसकी टैक्सी तिहाड़ जेल के गेट पर रुकी। डोंगा टैक्सी से उतरकर आगे बढ़ा। अब वो जेलर के सामने खड़ा था। जेलर साहब, मैं बैरक नंबर 2 के कैदी मेरे गुरु रक्तांबर से मिलने आया हूँ। कैदी से मिलने की अर्जी है तुम्हारे पास? नहीं साहब। बाहर रजिस्ट्रार के पास जाकर कैदी से मिलने की अर्जी भरो। जी साहब। 4 बजे के बाद आना। कैदियों से मिलने का वक्त 4 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है साहब। ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था। अपनी डेस्क पर बैठी रीटा को टेंशन के मारे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। अब उसे शाम को किसी बहाने से जेसन की केबिन में जाना होगा और उसकी कॉफी में जहर डालना होगा। अगर वो ये नहीं कर पाई तो उसका बना बनाया प्लान फेल हो जाएगा। पास खड़ी डायन उसे गौर से देख रही थी। रीटा ने फ्रांसिस को फिर से एक बार फोन करने के लिए सोचा, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। हेलो, क्या ये मिस रीटा ब्रिगेंजा का नंबर है? हाँ, मैं रीटा ब्रिगेंजा बोल रही हूँ। आप कौन? बड़गांव पुलिस थाने से सीआईडी ऑफिसर जॉन पार्कर। पार्कर का नाम सुनकर वो अंदर से घबरा गई। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आप किसी फ्रांसिस मेंडोजा नाम के आदमी को जानती है? जानती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बात क्या है ऑफिसर? कल रात पिटोरिया बीच पर फ्रांसिस का मर्डर हुआ है। ओह माय गॉड, फ्रांसिस का मर्डर? मिस रीटा, आप लाइन पर है ना? वो अब कैसा है ऑफिसर? कौन सी हॉस्पिटल में है? मिस रीटा, वो मर चुका है।
पूछताछ के लिए आपको इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा पहुंचने की कोशिश करूंगी। रीटा ने फोन डिस्कनेक्ट किया। उसके अंदर डर और घबराहट का तूफान था। जेसन आज ऑफिस के लंच टाइम पर एग्नेस के साथ पास के एक रेस्टोरेंट में लंच करने आया था। एग्नेस अपने खुश मिजाज अंदाज में उससे बातें कर रही थी। जेसन भी हंस हंस कर उससे बात कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। जब तक टोनी का कर्ज नहीं चुक जाता उसे चैन कहाँ मिलने वाला था। टैक्सी में बैठी रीटा सोच रही थी कि फ्रांसिस का खून कौन कर सकता है। उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। अब पुलिस पता नहीं उससे कैसे कैसे सवाल पूछेगी। उस वक्त दोपहर के 1:30 हो रहे थे। पुलिस स्टेशन 1 घंटे की दूरी पर था। उसे किसी भी कीमत पर 6 बजे से पहले वापस ऑफिस आना पड़ेगा। जेसन की कॉफी में जहर डालने का ये उसके पास आखिरी मौका था। अपनी किस्मत को कोसते हुए वो खिड़की के बाहर देखने लगी। मॉर्ग में पार्कर और जिमी डॉक्टर कैलाश से बातें कर रहे थे। फ्रांसिस के कत्ल का पैटर्न हूबहू जोजो के कत्ल से मिलता है। गले पर वैसे ही नाखूनों के निशान हैं। अगर पैटर्न सेम है तो ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कातिल मेडिकल प्रोफेशन से है। एक और सुराग मिला है पार्कर। लाश पर से मुझे कुछ बाल मिले हैं, लंबे बाल। मतलब कातिल कोई औरत हो सकती है? ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कोई लंबे बालों वाला आदमी हो। मैंने वो बाल फॉरेंसिक लैब भेज दिए। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बॉडी पर लंबे बाल, गले पर नाखूनों के निशान। सर, मैं अब भी कह रहा हूँ, ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये कोई वैम्पायर है। माय डियर जिमी, वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं, और उन कहानियों में वो अपने शिकार के गले में दांत गड़ाकर उनका खून पीते हैं, उनका गला नहीं काटते। आपने ठीक कहा सर, लेकिन बचपन में मेरी दादी एक कहानी। अपनी बकवास बंद करो जिमी, और काम पर कंसंट्रेट करो। ये किसी सीरियल किलर का काम है और हमें उसे अगला कत्ल करने से रोकना है। हेलो, ठीक है, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर, मिस रीटा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है और हमारा इंतजार कर रही है। पुलिस स्टेशन में बैठी रीटा बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। 3 बज चुके थे। उसकी नजरें पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर टिकी थी। वो पार्कर के आने का इंतजार कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड फ्रांसिस के मरने का न उसे कोई गम था, न अफसोस। उसके दिमाग में बस जेसन की ऑफिस में रखे 1 करोड़ रुपये घूम रहे थे। उसी वक्त पार्कर और जिमी पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। पार्कर की नजर रीटा पर पड़ी और वो जिमी के साथ उसकी तरफ बढ़ा।